हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं के हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें भी हम लोग कंप्लीट 50 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आपका स्कोर 50 में से कितना रहा। निश्चित रूप से अगर आप लोगों को यहाँ बेहतर मार्क्स आएगा तो समझ लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में भी फिक्स रहेगा जो आप लोगों को बेहतर मार्क्स आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक में क्या होता है, तो रक्ष प्लस अक, तो अक होता है इसमें प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन, जो परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग मैंने जस्ट कल भी बताया था, जो उपसर्ग ऐसे शब्दांश को बोलेंगे जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। अंत में नहीं, उपसर्ग पहले जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, पहले जुड़ता है। जैसे देखिए लोक है, लोक में अगर हम पर लगा देंगे तो क्या हो गया, परलोक। तो इसमें क्या जुट गया है, तो पड़ जुटा है। तो पड़ क्या हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है जो अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो देखिए अज्ञान में क्या देखते हैं आप लोग, जो ज्ञान है, ज्ञान में अगर हम अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अज्ञान। तो उपसर्ग जस्ट वैसे ही शब्द को बोलेंगे, मतलब ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। तो ज्ञान में अ जोड़ दिए तो क्या हो गया, अज्ञान। तो यहाँ अ इसमें उपसर्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है जो नकलची। नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय मैंने कल भी जस्ट बताया था आप लोगों को, अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा, जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, अंत मतलब लास्ट में जुड़ता है। जैसे देखिए नकल मतलब पता होगा आप लोगों को, चोरी करना होता है, किसी का कॉपी करना। इसमें अगर हम ची लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नकलची। तो इस नकल शब्द में लास्ट में क्या जुड़ा है, तो ची जुड़ा है। इसका मतलब इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो ची हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग इतना भी समझ जाते हैं जो उपसर्ग क्या होता है, तो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, तो आप इस शब्द के अनुसार अनुमान जरूर लगा सकते हैं और आप करेक्ट जरूर कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का जो संधि विच्छेद है ये होता है यशः प्लस दा। क्या होता है, यशः प्लस दा बराबर यशोदा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए यशः प्लस दा इसमें कौन सी संधि है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा जो यशः प्लस दा में कौन सा संधि है। अगर मेरा संधि वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो संसार शब्द का जो संधि विच्छेद है ये होता है सम प्लस सार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, जो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है पो प्लस अन बराबर पवन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग का क्या होता है, तो उत प्लस योग, जैसे जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ होता था, उसी प्रकार उत प्लस योग बराबर क्या हो जाएगा, उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, जो कुहासा शब्द है। तो कुहासा शब्द कैसा लग रहा है आप लोगों को, तो कुहासा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो घी शब्द है। तो देखिए घी आपको देखने से लगता होगा स्त्रीलिंग है, लेकिन घी हो गया, मोती हो गया, ये दोनों शब्द याद रखिएगा, लगता है स्त्रीलिंग लेकिन वास्तव में यह पुल्लिंग है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है क्योंकि विद्यार्थी अक्सर इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो याद रखना है कि आप लोगों को घी, मोती ये सब क्या है, तो पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक 10 तक जो क्वेश्चन था वो सभी मतलब किसी न किसी व्याकरण से मतलब संबंधित था। अभी 11 से जो है लगभग यह किताब वाला स्टार्ट है। बोल रहा है, जो लीडबेटर की नज़र में जे कृष्णमूर्ति क्या थे।
तो अगर जे कृष्णमूर्ति का लेखक परिचय आप लोग देखे होंगे तो उसमें ज़रूर आप लोगों को पता होगा, जो लीड बेटर की नज़र में जो है जे कृष्णमूर्ति विश्व शिक्षक थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लीड बेटर जो है वो जे कृष्णमूर्ति में क्या देखते थे, तो विश्व शिक्षक का रूप देखते थे, इसीलिए बोल सकते हैं विश्व शिक्षक। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जो उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, जो तीरिच किस प्रकार की रचना है। तो तीरिच किस प्रकार की रचना है, तो तीरिच जो हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को आधुनिक त्रासदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 14 का है, जो मोहन डाकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन डाकेश के बचपन का नाम, अगर इसका क्या बोलते हैं, मतलब लेखक परिचय देखे होंगे आप लोग तो पता होगा, जो मदन मोहन गुगलानी इनका बचपन का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है जो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था। तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, तो ये था हरदेव सहाय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, जो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता क्या है, तो ये हो जाता है ऊषा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊषा बोलते हैं जो सुबह होने से पहले जो लालिमा रहता है सूर्योदय से पहले, उसे बोलते हैं हम लोग ऊषा। तो यह प्रकृति वर्णन से कविता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, जो कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो कवियों का कवि जो है वो किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारे शमशेर बहादुर सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, जो भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में जो है वो वीर रस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है। तो अगर आप लोग शिक्षा पाठ देखे होंगे तो मैंने जस्ट ज्यों का त्यों लाइन करवाया है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो ये जो संबंधित है हमारे शिक्षा से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अगर देखते हैं तो हमको लगता है जो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर नहीं देखते हैं, क्योंकि कमेंट एक भी नहीं करते हैं आप लोग जो कितना स्कोर रहा और नहीं रहा। तो कमेंट कीजिएगा, तब तो मुझे पता चलेगा जो आप लोगों की तैयारी कैसी है, क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट हमारा 20 का है, जो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम ये हो जाएगा जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21 का है, जो गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में जो सोने वाला रहता है उसको बोलते हैं अंकशाही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनेक शब्दों के बदले जो एक शब्द मैंने करवाया है उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है मैंने। उसके बाद है 22 का, जो गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप जो रहने वाला विद्यार्थी रहता है उसे बोलते हैं अंत्यवासी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 23 का, जिसका खंडन न किया जा सके वह है, मतलब जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे हम लोग, तो ये करेंगे अखंडनीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 24 का है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, मतलब बड़ा भाई बोल सकते हैं या जो बड़ा हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग अग्रज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके विपरीत मैंने बताया था जो जिसका जन्म बाद में हुआ हो या जो छोटा हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं अनुज। तो ये भी मैंने बताया है आप लोगों को विपरीतार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द वाले में, या अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में। उसके बाद 25 का है, जो जिसके बिना काम न चल सके के लिए एक शब्द है। तो जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे, तो ये करेंगे अपरिहार्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 का है, जो खाने योग्य हो वह है। तो जो खाने योग्य हो उसके लिए एक शब्द जो यूज करेंगे हम लोग वो करते हैं खाद्य, बोलते हैं ना, यह खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ का मतलब यह खाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 27 का, जो अनल शब्द का पर्यायवाची होगा।
तो अनल, अग्नि, अनल, ज्वाला, धनंजय, पावक, कृपाणु, ये सभी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये होता है आग का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 28 का है जो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो ये सब ज्यों का त्यों मैंने करवाया है। अगर नहीं देखे हैं तो हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप लोग वहाँ से जाके प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रूप में, और अपनी तैयारी बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो आयुष्मान शब्द का जो पर्यायवाची होता है ये होता है चिरंजीव। मतलब इस आशीर्वाद किसी को देते हैं तो बोलते हैं ना आयुष्मान भव, चाहे बोलते हैं क्या बोलते हैं चिरंजीवी भव, तो ये होता है मतलब पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29 का है जो झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची जो होता है ये होता है बवाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 30 का जो डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना का क्या बोल सकते हैं? भयानक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 का है जो यात्रा शब्द है। तो यात्रा शब्द क्या है? तो यात्रा शब्द जो है यह होता है स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई यात्रा पर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो। वहाँ आपका नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसका मतलब यात्रा जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद चमक पूछ रहा है। तो चमक भी क्या है? जो बोलते हैं ना उसका मतलब आंखें चमक रही है, तो इसका मतलब वह जो है स्त्रीलिंग है। तो चमक भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का। बोला जा रहा है संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? तो संधि शब्द हम लोग काफ़ी डिटेल में देखे हैं, अगर नहीं पता हो तो उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो संधि के जो है 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये भी मैंने काफ़ी परिभाषा और उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से समझाया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। उसके बाद हमारा 34 का जो पुराण शब्द का विशेषण होगा। तो पुराण शब्द का विशेषण जो होगा ये होता है पौराणिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 का है जो भीड़ शब्द संज्ञा है। मतलब भीड़ जो है ये कौन सी संज्ञा है? तो इसको बोल सकते हैं हम समूहवाचक, क्योंकि भीड़ में बहुत व्यक्तियों का समूह रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 36 का जो ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ये होता है ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 का है जो कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के जो है वो 8 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस सब का फुल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखने है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ काफ़ी अच्छे से बताया गया है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ, और बेहतर से आप लोग समझ जाएंगे वहाँ। उसके बाद 38 का है जो यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो किसी के बारे में बोलते हैं यह नया है या पुरान है, तो हम उसकी विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण सब भी मैंने करवाया है काफ़ी अच्छे तरीके से, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 39 का है जो जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है। मतलब जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज करेंगे? तो ये करेंगे हम लोग दीक्षित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 40 का जो शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं शैव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 41 का जो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है इसके लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 42 का जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है यह है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, जो आपका जो यह चैनल है आर्ट्स वाला ये मोनेटाइज हो गया है। तो इसको अगर वीडियो देखने के टाइम में अगर कोई एड उड आए तो आप लोग उसे अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि मुझे भी कुछ आर्थिक रूप से मदद मिल जाए। इतना मैं अपेक्षा ज़रूर रख सकता हूँ आप लोगों से। तो चलिए नेक्स्ट हमारा 43 का जो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है?
तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो शिक्षा के पता होगा आप लोगों को, जे कृष्णमूर्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 44 का, जो निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो पूछा जा रहा है गैंग्रीन जो एक बीमारी था जिसे हो जाने पर क्या होता था, तो उस अंग को काट कर ही हटाना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो है रोज कहानी में वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 का है, जो सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के जो रचयिता है ये हो जाएंगे मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना प्यार आप लोग हिंदी व्याकरण वाले चैप्टर को दे रहे हैं उतना बाकी सब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, तो ये जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रिवीजन कम टाइम में करना है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना होगा। इससे आप लोगों को तैयारी की क्या होगा, एक प्रकार से चेक होगा या टेस्ट होगा, ताकि आप लोगों को कितना स्कोर बन रहा है। उसके बाद 46 का है, जो ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? मतलब ओ सदा नीरा जो पाठ है उसकी विधा पूछ रहा है। तो ये हो जाएंगे निबंध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हमारा 47 का बोला जा रहा है, जो जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जो है वो किस पाठ के रचयिता हैं? तो पता होगा आप लोगों को, संपूर्ण क्रांति जो एक भाषण है उसके रचयिता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 48 का, जो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो भारतेंदु युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 49 का, जो बड़वय रामायण किनकी रचना है? तो बड़वय रामायण जो है ये तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 का, जो बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो है ये आप लोगों को मैं कमेंट में जवाब देने के लिए छोड़ देता हूँ। तो कमेंट में आप लोग बताइएगा जो बीजक के रचयिता कौन है। तो इस प्रकार से मैंने हिंदी के आप लोगों को जो ये प्रैक्टिस सेट 2 था इसको भी कंप्लीट करवा दिया हूँ फुल एनालिसिस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को स्कोर कितना रहा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो अंत तक ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आप लोगों को स्कोर का पता चले। जो हमें अगर 50 क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें से कितना बनता है। हालांकि आप लोगों का क्वेश्चन डबल रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन फिर भी अगर 50 में आप लोग ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग निश्चित रूप से 100 में तो कर ही लीजिएगा। इसीलिए मैं 100 क्वेश्चन का नहीं 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ। 100 क्वेश्चन का काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना में तो आप लोग देखते नहीं हैं, लगता है मतलब बोर हो जाते हैं। तो ज़रूर देखा कीजिए। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।